नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे गॉस का प्रमेय। इससे पहले मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था, एरिया वेक्टर बता दिया था, घनकोण में स्टेरेडियन की परिभाषा हुई थी, उससे रिलेटेड एक फिगर बताया था, फिर आपको फ्लक्स के बारे में बताया गया, फिर बीमा मात्रक भी निकालने को बताया गया। इतने टॉपिक हो चुके हैं। अब एक्चुअल हम टॉपिक पे आते हैं, गॉस का प्रमेय, जो कि बोर्ड लेवल में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जो कि आपको हर साल लगभग या तो सवाल दे दे, नहीं तो क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय चलिए देख लें गॉस का प्रमेय। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गॉस का प्रमेय के बारे में अब हम लोग जानेंगे, सीखेंगे कि गॉस का प्रमेय क्या है। तो गॉस के प्रमेय जानने के लिए अब इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखिए, गॉस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि आखिरकार किसी भी चार्ज को अगर रखा जाए, कोई भी आवेश रखा जाए, तो उस आवेश से कितनी बल रेखाएं चारों तरफ बाहर निकल रही हैं, उसे ही क्या कहते हैं, उसी को बताया कि कितनी बल रेखाएं चारों तरफ निकल रही, यानी कुल मिलाकर बल रेखाओं की कैलकुलेशन करने के लिए गॉस ने क्या दिया, प्रमेय दिया, और अपने नाम से ही उस प्रमेय को क्या कहा, गॉस का प्रमेय कहा। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि कोई भी आवेश अगर हवा में या कहीं भी किसी भी स्पेस में रखा हुआ है, तो उससे कितनी बल रेखाएं चारों तरफ निकल रही है, उसकी कैलकुलेशन करना है, संख्या निकालना है, क्या है, उसी को किसने दिया था, गॉस प्रमेय दिया था। गॉस ने प्रूफ किया था और अपने नाम के अकॉर्डिंग क्या दे दिया, गॉस प्रमेय। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे अगर हम लोग मान ले कि गॉस प्रमेय के लिए उसने क्या कहा कि मान लेते हैं कि एक आवेश क्या है दोस्तों, एक आवेश हमने मान लिया कि एक आवेश क्यू है। यहाँ पर हमने मान लिया कि एक आवेश क्या है दोस्तों, क्यू है। चूंकि यह एक बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश से बल रेखाएं क्या होती है दोस्तों, बाहर की तरफ निकलती हैं, आप सभी को पता है। प्लस से बल रेखाएं क्या होती है, प्लस क्यू से बल रेखाएं क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती हैं। यानी आप कह सकते हैं ओवरऑल कि प्लस क्यू से बल रेखाएं कहाँ होती है, बाहर की तरफ निकलती हैं। और हमने माना कि यह एक पॉइंट चार्ज क्या है, क्यू है। बिंदु आवेश से जो बल रेखाएं निकलती है वो क्या निकलती हैं दोस्तों, रेखीय निकलती है। अगर हम इन रेखाओं के बाहरी सरफेस को ऐसे पॉइंट को मिलाते चले तो क्या बनता है, हमें एक सर्किल मिलता है, यानी गोला मिलता है। यानी उस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि कोई बिंदु आवेश है तो इस बिंदु आवेश को घेरने के लिए हम एक पृष्ठ का यूज करते हैं, और इसी पृष्ठ को क्या कहते हैं दोस्तों, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। पृष्ठ की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इस आवेश से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम सरफेस से घेर देते हैं। जब सरफेस से घेर देंगे तो आखिरकार बल रेखाएं कितनी बाहर निकल रही हैं, फिर उसको क्या करते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं, और इसी कैलकुलेशन को क्या कहते हैं, गॉस का प्रमेय कहते हैं। और इस किसी भी आवेश से बल रेखाओं की संख्या निकालने है तो उसे पृष्ठ से घेर देते हैं और रेखाओं की संख्या को कैलकुलेट कर लेते हैं, और वही क्या कहलाता है, गॉस प्रमेय कहलाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अब हम लोग लेंगे एक बिंदु आवेश। हमने एक बिंदु आवेश क्यों लिया, और चूंकि बिंदु आवेश को के कारण घेरने के लिए किस प्रकार के पृष्ठ की आवश्यकता होती है, बिंदु आवेश के लिए कैसा होता है, गोलीय। यानी हमें किस प्रकार की आकृति की आवश्यकता होगी, गोले की आवश्यकता होगी। अब देखिए, चूंकि अगर हम आवेश क्यू माने, प्लस क्यू आवेश है, तो इससे बल रेखा बाहर निकलेगी। प्लस से क्या होती है, बल रेखाएं बाहर निकलती है। तो आप इस तरीके से दिखा दें कि बल रेखा ये बाहर निकल रही है, इस तरीके से कि आप इन बल रेखाओं को दिखाएं किस तरीके से। यहाँ पर यह जो है एक पॉइंट चार्ज क्या है, यहाँ पर क्यू है, जो कि बल रेखा बाहर की तरफ निकल रही है, इस तरीके से। ये बल रेखा निकल रही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने इस पॉइंट को क्या माना है, यहाँ पर एक आवेश क्या रखा गया है, क्यू रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये आवेश क्या है, क्यू है। यानी हमने किसी एक बिंदु आवेश को घेरने के लिए एक पृष्ठ का यूज किया, ये गोलीय पृष्ठ था। इस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं दोस्तों, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, गॉसियन
पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, इस पृष्ठ को क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। और चूंकि इससे क्या होती है, बल रेखाएं चारों तरफ निकलती है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या हो रहा है, कितनी बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही है। कुल मिला के गॉस ने किसी भी आवेश से बल रेखाएं कितनी निकलती है इसकी कैलकुलेशन करने के लिए प्रमेय दिया, और वो अपने नाम के अकॉर्डिंग दिया कि गॉस का प्रमेय। तो इसकी डेफिनेशन निकल के आती है, चूँकि आएगा फाई ई इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यानी आप कह सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 1/एप्सिलॉन जीरो गुना आवेश के बराबर होता है, जबकि वह आवेश क्या होता है, किसी पृष्ठ के अंदर क्या होता है दोस्तों, परिबद्ध होता है, यानी बंद होता है। कुल मिला के गॉस प्रमेय इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए सबसे पहले जो भी आवेश होता है उसको गॉसियन पृष्ठ से चारों ओर घेरते हैं और फिर इस फॉर्मूले को लगाते हैं, और ये क्या है, क्यू नेट है, यानी इस पृष्ठ के अंदर कितने आवेश हैं उन सभी का सम होता है क्यू नेट बाई एप्सिलॉन जीरो। तो चलिए देखते हैं, डेफिनेशन लिखेंगे तो किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 1/एप्सिलॉन जीरो गुना आवेश के होता है, जबकि आवेश उस पृष्ठ से परिबद्ध रहता है। ठीक है दोस्तों, परिबद्ध रहता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, अंदर लिख लीजिएगा, उस पृष्ठ के अंदर, कि उस पृष्ठ के अंदर क्या होता है दोस्तों, परिबद्ध रहता है। यह है गॉसियन पृष्ठ, मैंने दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेशन तैयार हुई, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 1/एप्सिलॉन जीरो गुना आवेश के होता है, जबकि आवेश उस पृष्ठ के अंदर क्या होता है, परिबद्ध होता है, यानी बंद होता है। यानी गॉस का प्रमेय लगाने के लिए जहाँ भी आवेश रखते हैं उस आवेश को एक पृष्ठ से चारों ओर घेर देते हैं ताकि कहीं भी जगह ना हो, पूरी तरह से ये पैक हो जाए आवेश, और इस पृष्ठ को बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। तो इस पृष्ठ से ये आवेश बल रेखाओं को चारों तरफ निकालता है, तो कितनी बल रेखाओं को निकालती है इसी की कैलकुलेशन किया जाता है, और इसी प्रमेय को क्या कहते हैं, गॉस प्रमेय। फाई इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 1/एप्सिलॉन जीरो गुना आवेश के होता है, यानी क्यू क्या होगा, 1/एप्सिलॉन जीरो गुना आवेश के होता है, जबकि आवेश क्या होता है, ये आवेश जो होता है क्यू इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर क्या होता है, परिबद्ध होता है, यानी अंदर स्थित होता है। तो इस तरीके से दोस्तों गॉस का प्रमेय क्या हो गया, आपको गॉस के प्रमेय की हमने डेफिनेशन बता दी, परिभाषा बता दी। अब चलेंगे दोस्तों हम लोग निगमन की तरफ चलेंगे, इसका गॉस के प्रमेय को प्रूफ किया जाएगा। यही पूछा जाता है, आपको पूछा जाता है कि गॉस के प्रमेय से आप क्या समझते हैं, इसे निगमन कीजिए। तो चलिए देखते हैं, अब लिखेंगे निगमन, ठीक है, प्रूफ, यानी इसे हम लोग निगमन करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो देख लीजिएगा दोस्तों, निगमन अब हम लोग कैसे करेंगे इसको, तो ध्यान रखिएगा, ये निगमन है, ठीक है, प्रूफ जिसे आप सिद्ध करना बोलते हैं, निगमन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक यहाँ पर कोई आवेश क्यू है, ठीक है, आवेश क्यू है, तो जाहिर सी बात है हम लोग गॉसियन पृष्ठ घेरेंगे, ठीक है। हमने एक माना कि यहाँ पर आवेश क्या है दोस्तों, क्यू है, सेंटर पर हमने एक आवेश क्यू रख दिया, यहाँ से हमने इस पॉइंट चार्ज के कारण आवेश क्यू है,
तो इस पॉइंट चार्ज के कारण जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो कैसा होगा, गोलाकार होगा। क्यों? क्योंकि अगर Q है ये पॉजिटिव अगर हम माने तो ये बल रेखाएं ऐसे जाएंगी। अगर इन बल रेखाओं को अगर हम मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सर्किल प्राप्त होती है, यानी वृत्त प्राप्त होता है, गोला प्राप्त होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बिंदु आवेश को घेरने के लिए हमें किस प्रकार की आकृति की आवश्यकता होगी, तो गोले की आवश्यकता होगी। इसलिए बिंदु आवेश को घेरने के लिए हमें किस प्रकार के गॉसियन पृष्ठ की आवश्यकता है, गोलीय गॉसियन पृष्ठ की आवश्यकता है। अब जैसा कि आपको पता है कि हमने माना कि यहाँ पर एक बिंदु आवेश Q है। अब देखिए जो मैंने पहले टर्म बताया था एरिया वेक्टर वगैरह, उसको यूज किया। ये बताइए, ये पॉइंट चार्ज के कारण बल रेखाएं इस पूरे सरफेस से निकलेंगी, लेकिन हमको तो पता नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि एक छोटा सा एरिया हम लेंगे। एक छोटा एरिया है जिसका क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, DA है। कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, ये छोटा सा हमने इस पूरे सरफेस में एक छोटा एरिया क्या मान लिया, DA है। अब इस DA को हमने यहाँ से मिला दिया, यहाँ से सरफेस से ये हमने इस पॉइंट से उठाया और यहाँ से इसको हमने मिला दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट चार्ज क्या रखा गया है, Q रखा गया है। अब हमने इस पूरे सरफेस में एक छोटा सा हिस्सा लिया, ये वाला कटिंग वाला, जिसका एरिया क्या है, DA है। इसलिए हमने छोटा हिस्सा लिया है क्योंकि हम सारे पूरे सर्किल यानी इस गोले को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के हम क्या कर दे, जोड़ दे, तो इस तरीके से पूरे हिस्से के कारण हमें क्या निकल जाएगा, फ्लक्स निकल जाएगा। तब हमने Q से हमने माना कि R दूरी पर, हमने माना कि Q से R दूरी पर पृष्ठ पर हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया जिसका एरिया क्या है, DA है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एरिया अगर जब भी हम लेंगे दोस्तों, तो एरिया एक सदिश राशि है, लेकिन हमको इस टॉपिक में हमें एरिया वेक्टर चाहिए, सदिश क्षेत्रफल सदिश चाहिए। और क्षेत्रफल सदिश तभी प्राप्त होगा जब हम इस पर क्या खींचेंगे दोस्तों, नॉर्मल खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे, एकांक सदिश खींचेंगे, तब होगा। क्योंकि +Q है और +Q के कारण बल रेखाएं कहाँ जाती है, बाहर की तरफ निकलती है और वर्टिकली निकलती है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से जो बल रेखा निकलेगी, ये बल रेखा क्या होगी, वेक्टर E होगी, वैद्युत क्षेत्र होगा। क्योंकि इसके कारण, इस +Q के कारण बल रेखा बाहर निकलेगी और बल रेखा ही क्या बताती है, वैद्युत क्षेत्र को डिनोट करती है। ठीक है, तो अब इस पर अगर हम इस सरफेस पे नॉर्मल खींचना चाहें तो मान लीजिए हमने नॉर्मल खींचा, तो ये क्या हो गया, वेक्टर DA। यानी अगर आप दिखाना चाहें तो इसी पे क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या है दोस्तों, n है। यानी यूनिट वेक्टर n के डायरेक्शन में ही क्या होगा, सदिश वेक्टर DA है। तो इसको दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप दिखा सकते हैं कि डायरेक्ट हमने नॉर्मल खींचा इस सरफेस के, यानी ये जो छोटा सा हिस्सा DA है इसी पे हमने नॉर्मल खींचा, तो ये क्या हो गया, वेक्टर DA, जो कि वेक्टर E के साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि ये एंगल कितना बना रहा है दोस्तों, थीटा एंगल बनाते हुए बाहर जा रहा है। अब जैसा कि आपको पता है कि इस छोटे हिस्से द्वारा जो केंद्र पर एंगल बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, घन कोण कहते हैं। जाहिर सी बात है, इसको क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। चूंकि यहाँ D लगा है इसलिए घन कोण को ओमेगा से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, D ओमेगा होगा। अगर आपको ये दिखाई न दे रहा हो तो मैं चाहूँगा कि इधर मैं लिख दूँ कि ये एंगल क्या हो गया दोस्तों, D ओमेगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वही दिखाया गया है क्या, D ओमेगा है। यानी DA क्षेत्रफल के कारण जो केंद्र पर Q पर बन रहा है वो घन कोण कितना बन रहा है, D ओमेगा बन रहा है। अब मैं एक बार और फिगर समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने सेंटर पर एक बिंदु आवेश माना, चूँकि यह बिंदु आवेश को घेरने के लिए हमें एक गॉसियन पृष्ठ की आवश्यकता होती है। चूँकि बल रेखाएं चारों तरफ निकलती हैं लंबवत, तो उनको मिलाने से हमें एक गोले की आकृति प्राप्त होती है। इसलिए हमें आवेश Q को घेरने के लिए एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की आवश्यकता होगी, जो कि हमने खींच दिया। फिर हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा एरिया हमने माना DA मान लिया। चूँकि Q के कारण बल रेखाएं सीधे निकलती है, तो सीधे निकली तो वैद्युत क्षेत्र E हो गया। अब इस छोटे से हिस्से पे हम नॉर्मल खींचते हैं जो वेक्टर DA को डिनोट करेगा। हमने बता दिया कि ये एंगल क्या बनाया, थीटा। चूँकि इस छोटे हिस्से DA द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाया जाता है उस कोण को ही क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। चूँकि यहाँ D है इसलिए एंगल भी क्या होगा, D ओमेगा होगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम छोटे हिस्से के कारण क्या निकालेंगे,
अवयव डीए के कारण क्या निकालेंगे, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। चलिए तो दोस्तों देखते हैं आगे। लिखेंगे अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात करें कि इस छोटे हिस्से डीए वाला, जो छोटा सा हिस्सा है डीए, इस डीए से अगर गुजरने वाला अगर हम लोग वैद्युत फ्लक्स देख लें, ठीक है, फिगर अब दिखाई देगा आपको। अगर डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स देखें तो क्या होगा, डी फाई। तो डी फाई इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर ई डॉट क्या होगा, वेक्टर डीए होगा। और जैसा कि आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, ई डी ए क्या होगा, कॉस थीटा होगा। अब बताइएगा दोस्तों, डी फाई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए होता है, तो क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट में क्या आता है, कॉस आता है, इसलिए ई डी ए क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। अब जैसा कि आपको पता है कि बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकालें तो E इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई क्या होता है दोस्तों, r स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा तो है ही। लिखेंगे चूँकि E बराबर क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई क्या होगा, r स्क्वायर। इस तरीके से ये बन गया कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है दोस्तों, E इक्वल्स टू क्या होता है, E इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई क्या होता है, r स्क्वायर होता है। क्यों, क्योंकि बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई r स्क्वायर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इन चीज़ों को देखने से पहले मैंने इससे पहले भी 20-22 लगभग 23 लेक्चर लिया है, 23 वीडियो है। आप क्या करें कि आप जाएं मेरे चैनल पे, फिर वहाँ पे सर्च करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में क्लास 12th लिखा हुआ होगा, पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र लिखा होगा, उस प्लेलिस्ट में जाएं, सारी की सारी वीडियो एकदम लाइन वाइज लगी हुई है। फिर आप बारी बारी से को देखते चलें, फिर आपको चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो डी फाई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई r स्क्वायर डी ए कॉस थीटा हो गया। तो अब लीजिए 1 क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू, अब देखिए डी ए कॉस थीटा बाई r स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान आ रहा होगा आपको कि मैंने आपको एक फिगर बताया था, कुछ इसी टाइप का फिगर था, बस फर्क ये था कि ये सर्किल नहीं था, घन कोण वाला। यानी हमने बताया था कि डी ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, डी ए कॉस थीटा बाई r स्क्वायर। यानी अगर आपको ध्यान न आ रहा हो तो आप घन कोण वाले टॉपिक में देखिएगा, लास्ट में स्टेरेडियन की परिभाषा के बाद मैंने फिगर बताया था, वहाँ बताया था डी ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, डी ए कॉस थीटा बाई r स्क्वायर। तो कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। तो ये डी फाई ई हो गया। इसको आप इक्वेशन 1 करें, लिखेंगे चूँकि डी ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, डी ए कॉस थीटा बाई क्या होगा दोस्तों, r स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने अवयव डीए के कारण जो है हमने क्या निकाल दिया दोस्तों, अवयव डीए के कारण हमने क्या निकाला है, वैद्युत क्षेत्र की फ्लक्स निकाला है, यानी वैद्युत फ्लक्स निकाला है कि अवयव यानी इस छोटे से टुकड़े डीए के कारण क्या निकाला गया है, वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू डी ओमेगा। तो अब देखिए, अब हमने छोटे से हिस्से के कारण फ्लक्स तो निकाल लिया, तो ये बताइए इसी छोटे छोटे हिस्से को मैं ऐसा मानूँ, फिर एक छोटा हिस्सा लूँ, फिर एक छोटा हिस्सा लूँ, फिर एक छोटा हिस्सा लूँ, इस तरीके से मैं छोटे छोटे हिस्से को अगर मैं लेता चलूँ और सारे हिस्सों को लेकर मैं जोड़ दूँ तो क्या मिलेगा, पूरे इस गोले के कारण फ्लक्स निकल जाएगा। और चूंकि जैसा कि कॉन्सेप्चुअली आपको पता है कि कभी भी डिफरेंशियल यानी अवकलन का मतलब होता है घटना या बढ़ना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, यानी कुल मिला के पूरे सरफेस के कारण अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। अब देखिए, अवयव डीए से गुजरने वाला हम लोग तो वैद्युत फ्लक्स निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे दोस्तों कि चलिए मैं इसको अब मिटा रहा हूँ फिगर को लेके। चलिए इसकी थोड़ी सी ज़रूरत है, ये वाला।
अब लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ से अगर बात करें तो हमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, डी फाई ई होगा और इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू क्या होगा डी ओमेगा। और जैसा कि आपको पता है कि जो चीज़ें बदलती है इंटीग्रेशन के अंदर वही रहती है और जो चीज़ें कांस्टेंट होती है वो कहाँ चली जाती है दोस्तों, बाहर। तो ये बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये डी ओमेगा कोणीय वेग क्या होगा कि अगर ये सर्किल अगर हम लोग ले, अब छोटा सा हमने हिस्सा लिया था ये, तो ये था, अगर मैं इस हिस्से को थोड़ा सा और बढ़ा दूँ तो ये एरिया बढ़ेगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा एंगल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है कि कौन चेंज हो रहा है दोस्तों, डी ओमेगा चेंज होगा, बाकी चीज़ें क्या होंगी, कांस्टेंट होगी। एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, कट जाते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि डी से ये कट जाते इन्वर्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम ऐसे काट देना, कट गया अब मानेंगे, इसलिए फाई इक्वल्स टू जो कांस्टेंट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ओवर आर, क्यू ले लीजिए आप दोस्तों, क्यू इनटू क्या होगा डी ओमेगा। और अभी मैंने आपको बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये कटेगा तो क्या होगा ओमेगा। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो गोला होता है, गोले द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है कोणीय वेग, वो कितना होता है दोस्तों, 4 पाई। मैं लिख दे रहा हूँ, चूँकि गोले द्वारा केंद्र पर बनाया गया घन कोण कितना होता है दोस्तों, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा 4 पाई। तो ये एंगल हो गया 4 पाई और 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फाई ई इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, चलिए, तो इसलिए आप कह सकते हैं, इसलिए आप बोल सकते हैं यहाँ पे फाई ई इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो आपने देखा, मैंने इसे प्रूफ कर दिया, इक्वेशन नंबर 2। तो फाई ई इक्वल्स टू क्या आ गया दोस्तों, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि फाई इक्वल्स टू क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी ये निगमन भी हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग फिर नीचे लिख सकते हैं कि अतः किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 1/एप्सिलॉन 0 गुना आवेश के होता है, जबकि वह आवेश उस पृष्ठ के अंदर क्या होता है, परिबद्ध होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं उसकी डेफिनेशन भी फिर एक बार लिख दे रहा हूँ, आप लिख भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे अतः किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स 1/एप्सिलॉन 0 गुना आवेश के होता है, जबकि आवेश उस पृष्ठ के अंदर परिबद्ध रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 यानी गॉस का प्रमेय पूरा कंप्लीट हुआ। तो आपके टॉपिक कंप्लीट हुआ गॉस का प्रमेय, यहीं तक था गॉस का प्रमेय। तो मैंने गॉस के प्रमेय के बारे में बताया, गॉसियन सरफेस के बारे में बताया, ठीक है। अब देखिए गॉस प्रमेय हो गया, गॉसियन सरफेस के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बताई।
फिर उसको प्रूव किया। अब थोड़े हम लोग देख सकते हैं गॉस प्रमेय की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, क्या होंगी वो अगले लेक्चर में देखा जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स आ रही है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। ओके।